तो आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का सेट नंबर 3 सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसका 30 क्वेश्चन का पहले ही हम सॉल्यूशन करा चुके थे जीके का, और 30 और इसमें 75 टोटल है। और जो बाकी बचा हुआ है 45 क्वेश्चन, उसका भी हम करवा देते हैं आज पार्ट 2 में। पार्ट 1 में अपलोड हो है, आज ये पार्ट 2 में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक देखे थे। आज 30 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीड चेक। देखिए स्पीड चेक कोई चेक नहीं है। क्रॉस चेक चेक है, ब्लैंक चेक चेक है, बियर चेक चेक है, लेकिन स्पीड चेक चेक नहीं है। इसका थोड़ा सलूशन समझिए। चेक जो है 14 प्रकार का होता है। टोटल जो चेक है वो 14 प्रकार का होता है। देखिए बियर चेक किसे कहेंगे। ऑप्शन 1 देखिए, पहले देख लीजिए हम लोग बियर चेक। तो बियर चेक वह चेक कहते हैं जो धारक को दे हो, मतलब जो धारक को दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको जो दिया जाता है, धारक को जो लेता है चेक को, उसको बियर चेक बोला जाता है। ब्लैंक चेक आपको पता होगा, जो साइन कर करके दे देता है उसको ब्लैंक चेक कहते हैं। उसमें और कुछ नहीं लिखता, उसका कॉलम खाली छोड़ देता है, वो ब्लैंक चेक कहलाता है। किसी को आप चेक काट के दे सकते हैं साइन करके, उसको ब्लैंक चेक कहेंगे। और एक और होता है क्रॉस चेक। देखिए क्रॉस चेक मान जाए कि इस तरह का कोई चेक है, तो इससे ऊपर कोना पर 2 को क्रॉस लगाया जाता है, इसको क्रॉस चेक कहा जाता है। उससे आगे हम लोग देखते हैं बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो देखिए बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी जो गौरैया है। तो बताइए गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है मनाने के लिए, तो ये 2010 से हुआ है। तो आप लोग ये सब थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है। ये सब भी जब क्वेश्चन आता है तो सब सोल्यूशन कर लेना है। आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि बांदीपुर, इसका ऑप्शन देख लीजिए, बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित है। थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। ये कर्नाटक में जो है चामराजनगर में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1974 में हुआ था। 1974 में इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन देखते चलेंगे। आगे देखते हैं नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ। तो आपको पता होगा ये 2 जून, ये जो है 2 जून जो है 2014 में अलग हुआ। किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को। ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसकी पहले जो है संयुक्त राजधानी, इसका संयुक्त राजधानी पहले कौन था? हैदराबाद। उसके बाद फिलहाल अभी क्या है देखिए, इसका तो ऐसे अमरावती है, अमरावती। लेकिन देखिए अभी कुछ दिन पहले घोषणा किया था वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो, कि इसकी राजधानी, रेड्डी जी घोषणा किए थे कि इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम होने वाली है। तो देखिए ये घोषणा हुआ है, अभी ऑफिशियल पर आया नहीं है, इसलिए हम लोग और अमरावती भी अभी फ़िलहाल टिक करेंगे। इसको 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा है, इसका तेलंगाना को मिला था, माफ़ कीजिएगा, 10 साल का मिला था। 10 साल तक उसको विशेष राज्य का दर्जा भी रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हुआ था, तो सबसे पहले मान्यता ही आंध्र प्रदेश को ही मिला था, जो कि उस समय तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी थी उससे अलग हुई थी। और ये कब हुई थी? इसको देखिए भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है मान्यता मिल गया था 1 नवंबर 1953 को। लेकिन इसका गठन जो है, जब फजल अली आयोग बना, तब इसका राज्यों का पुनर्गठन के लिए तो रिपोर्ट 56 में दिया। तो इसका गठन जो है सबसे पहले हुआ था 1956 में। देख लीजिए दोनों में अंतर है गठन में। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 1953 में ही, 1 नवंबर 1953 से ही।
अलग कर दिया गया था। समझ गए आप लोग। इसी तरह आप लोग सलूशन देखते रहिए, आपको थोड़ा सा ध्यान में रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। देखिए हड़प्पा जो है ये जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। यह है कहाँ? जो पाकिस्तान के तरफ पड़ता है, पंजाब प्रांत, उसी में मध्यवर्ती में बीच में पड़ता है हड़प्पा स्थल। देखिए आप लोग को बताना है कि हड़प्पा को किसने खोजा था। देखिए सब फैक्ट देखते चलेंगे। हड़प्पा के खोज जो है दयाराम साहनी जी किए थे 1921 में, दयाराम साहनी जी। और इसका देख लीजिए मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किए थे। आप लोग को ध्यान में होगा कि राखल दास बनर्जी जी ने किए थे किसकी खोज? मोहनजोदड़ो की खोज। तो ये लोग थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देखते चलेंगे। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राजयस्थ करने का मतलब राज्य को कर देंगे, यदि कोई भ्रष्टा में पाया जाएगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर राज्य के नाम कर देंगे। ये कौन किया है? तो ये हाल ही में बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी या राज्य के नाम कर दी जाएगी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? देखिए विश्व शांति स्तूप राजगीर में ही स्थित है, मनियार मठ वहीं स्थित है, बेनुबन ये पार्क है, आप लोग जाइएगा देखिए कुंड के बगल में है, हम गए हैं वहाँ पे इसलिए बता रहे हैं। और देखिए मलिक ब्याह का मकबरा, देखिए ये जो है बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ जो राजगीर से लगभग आप जाइएगा इधर पटना की ओर से, तो बिहार शरीफ और राजगीर के बीच लगभग आप 20 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ये है। तो इसका थोड़ा सा सलूशन इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे ताकि आप लोग को भी ठीक लगे। 37 नंबर देखते हैं। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है। देखिए कोई देश विकसित है या नहीं है, इसके लिए बहुत सारा मापदंड होता है। जैसे हम देखिए उसकी प्रति व्यक्ति आय, ये जरूरी है कि प्रति व्यक्ति का मतलब वह हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, इसका एवरेज निकाला जाता है। उसका औसत साक्षरता मतलब कितना पढ़ा लिखा है भी रहना जरूरी है। उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर मतलब कि उसका स्वास्थ्य कैसा है या उसके इलाज के लिए क्या व्यवस्था है, तो हर चीज़ ज़मीनी स्तर पर देखी जाती है। तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी सही है। 38 देखते हैं। कहता है अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अम्फान जो चक्रवात है, ये अम्फान भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र, मैंग्रोव वन जो है भारत और बांग्लादेश के सीमा के पे, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन को प्रभावित करता है, बात सही है। पश्चिम बंगाल के 3 जिले दक्षिण और उत्तर फरगना और पूर्व मिदनापुर बुरी तरह प्रभावित है, एकदम बिल्कुल सही है। ये इससे बुरी तरह प्रभावित होता है ये जो मैंग्रोव का क्षेत्र है, और ये 24 परगना हो गया, जिला हो गया या दक्षिण, ये सब इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है चक्रवात से। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 38 हो गया है हम लोग का। 39 देखते हैं। ज़्यादा टाइम ना लग जाए इसलिए थोड़ा सा सलूशन का थोड़ा तेज़ी में करवाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवा देते हैं। बाकी देख लीजिए आप लोग, ये सब जो स्टैटिक पार्ट है उसका जितना संभव हो उसके करा देते हैं। बाकी ये सब करेंट का है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से प्रभावित किया जाता है। देखिए ये बात सही है कि कृषि के क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की समस्या झेलनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण आप समझिए कि इसका कारण क्या है। ऑप्शन से देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने के सक्षम है। देखिए कहे का मतलब हुआ कि जितना हम कार्य करने में सक्षम हैं लेकिन उससे हम कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि कृषि के क्षेत्र में हर समय रोज़गार अवेलेबल रहता नहीं है। आपको पता है इसका सीज़न आता है, मौसमी सीज़न में रहा रोज़गार फिर ख़त्म हो गया, तो जितना हमको काम करना चाहिए उतना कर नहीं पाते हैं, इसलिए अर्ध बेरोजगारी की समस्या कृषि में देखी जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके ने प्रकाशित किया या किसके ने लिखा? तो देखिए मालगुडी डेज जो है ये R.K. नारायण जी लिखे थे। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि मालगुडी जे,
तो आर के नारायण जी लिखे थे। और यह कहानी जो है साउथ इंडिया के एक शहर मालगुड़ी है, ये जो है साउथ इंडिया के एक शहर जो काल्पनिक शहर है मालगुड़ी, उसी के आधारित पर लिखा गया था आर के नारायण जी के द्वारा। चलिए इसके बाद आप लोग को बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन पुस्तक लिखे थे, अब विजय तेंदुलकर जी कौन लिखे थे, दीपक चोपड़ा जी कौन लिखे थे। इससे बताइए, आप लोग रिकॉल होते रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा। 40 हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। 40 के बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर। कहता है उत्तरी गंगा के मैदान को लिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। देखिए उत्तरी गंगा के मैदान में, तो उत्तरी में बोलेगा तो सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा। और ये देखिए गिरियक हो गया, राजगीर पहाड़ी, ये सब दक्षिणी में स्थित है। ये सब बाकी जो है ये तीनों दक्षिणी में है। और देख लीजिए कौन कौन है। देखिए सोमेश्वर पहाड़ी है, ये जो आपको हो जाएगा ये उत्तरी में हो जाएगा। रामनगर दून है, ये भी उत्तरी में है। हरहा घाटी हो जाएगा, ये भी उत्तरी में है। और दक्षिण में आपको पता है, बता ही दिए। ऐसा और देख लीजिए प्रेतशिला है, रामशिला है, जेठियन है, बराकर है, राजगीर, ये सब जो सब देख रहे हैं ये सब दक्षिणी में स्थित है। चलिए थोड़ा सोल्यूशन हम लोग देखते चलेंगे इसी प्रकार। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य किया है। देखिए मानव विकास के मतलब ह्यूमन इंडेक्स जो होता है हर साल जारी होता है, इसमें सबसे अच्छा हम लोग से भी बढ़िया रैंक आया है श्रीलंका का। देखिए हालांकि इस क्वेश्चन में 2013 का मेंशन किया गया है, लेकिन आप लोग करेंट से समझिए। अभी जो है फिलहाल देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो इसको इंग्लिश में UNDP बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो UNDP भी बोलते हैं। तो आपको पूछेगा, देखिए स्टैटिक का पार्ट है समझ लीजिए। और इसका देखिए राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसको मतलब जारी कौन करता है मानव विकास को। तो आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। तो देखिए ये जो जारी करता है मानव विकास, ये UNDP करता है, यानी इसका हिंदी में देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोला जाता है। तो आप लोग देखिए कि 2023 में जो है भारत जो है 2023 में और 20 सितंबर के आसपास आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो इसका इंडेक्स आया है इंडिया का, उसमें भारत का रैंकिंग 132वां है। लेकिन क्वेश्चन में आप देखिएगा इसका सोल्यूशन में तो ये 2013 के अनुसार दिया है, फिर भी इंडिया से 2021 का आप देखिएगा फिर भी इंडिया से आगे है श्रीलंका। और 2021 के अनुसार देखिएगा तो सबसे आगे देख लीजिए इसमें कौन है, सबसे आगे नॉर्वे है। नॉर्वे श्रीलंका के 2021 में 73वां रैंक आया था। कितना आया था, 73वां रैंक। ये 2021 का डाटा बता रहे हैं। और इंडिया का भी 2023 में भी 132वां है। समझ गए, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सब ज़रूरी है कि इसको कभी कभी पूछ देता है कि मानव विकास के अर्थ में भारत मतलब मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो आपको पता है कि UNDP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन जारी करता है, थोड़ा सा स्टैटिक्स का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग लंका की ओर हनुमान की छलांग। देखिए ये जो है रामायण के सुंदरकांड की घटना है। जब यह हनुमान जी जो है माँ सीता को लाने के लिए गए थे, मतलब उनके खोज के लिए जो परिश्रम किए, उन्हीं को भूमिका आधारित जो रामायण में दिखाया गया उसी को हम लोग बोलते हैं सुंदरकांड। आगे हम लोग देखते हैं राज के निर्दिष्ट निषेधक तत्वों को सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरित लेकर उत्पन्न किया गया। देखिए ये जो है आयरिश को ही आयरलैंड कहते हैं, उसी के संविधान से प्रेरित है। आपको पूछेगा, ये तो हो गया इससे अमेरिका से, तो अमेरिका से आपको पता होगा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स इसी से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव इसी से लिया गया है। और भी बहुत कुछ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा इसी से लिया गया है। समझ गए, तो ये सब फैक्ट थोड़ा आगे रखिए, जिससे आप लोग और पूछ देगा कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से देखिए संसदीय प्रणाली लिया गया है, उच्च सदन होगा, निम्न सदन होगा, राष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है इसी से।
आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो पद है, पद जो है राष्ट्रपति का इसी से लिया गया है। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन चीज़ किससे लिया गया है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। देखिए 45 का जो है 45 का ही सही हो जाएगा। देखिए राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। संविधान में बोला गया कि राज्य जो है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान में बात कही गई है। जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलेगा, मतलब कि सर्वधर्म, मतलब समझिए कि सभी धर्म, सर्व ही धर्म, मतलब जितना भी धर्म है राज्य के आगे सब समान होगा, ये बात कही गई है, न कि राजकीय कोई धर्म होगा। तो सर्व धर्म सम्मान, मतलब सभी धर्मों को सम्मान करना है, यही हमारी जो संविधान है उसमें लिखा गया है। सर्वधर्म सम्मान मतलब सभी धर्मों की रक्षा करना है, सभी के सम्मान करना है, न कि राजकीय धर्म की। तो 45 का आंसर हो जाएगा, आपको पता है क्वेश्चन में इसका एक हो जाएगा आंसर। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता। आगे देखते हैं, बहुत आराम से हम लोग करते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक रहे थे, देखिए ये जो है सतीश प्रसाद जी बहुत कम अवधि तक रहे थे, और ये बहुत कम एज में बिहार में कार्यकाल है। देख लीजिए और समझ लीजिए कि इनका कार्यकाल कब है। तो इनका जो कार्यकाल है, देखिए कार्यकाल इनका हो गया 28 जनवरी, देख लीजिए 28 जनवरी 1968 से लेकर के मात्र 1 फरवरी 1968, मतलब जोड़िए, सोचने वाली बात है कि 28 जनवरी से मात्र 1 फरवरी तक, यानी 3-4 दिन मात्र सीएम रहे थे। इतना छोटा इनका कार्यकाल था, आप लोग समझ सकते हैं। और दूसरी बात समझिए कि सबसे अधिक समय तक सीएम कौन रहे हैं, ये भी एक फैक्ट आएगा कि सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं भाई, ये भी बताइए। तो सबसे अधिक समय तक देखिए 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के जो पहले सीएम थे, पहला सीएम बिहार के वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो रहे थे, ये जो है बिहार में सबसे लंबी समय तक रहे थे। तो आप लोग को ये भी ध्यान रखना है, सबसे लंबी समय तक सीएम रहे थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 47। हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कहता बिहार के उदंतीपुरी जो बिहार शरीफ में स्थित है, महाबिहार को नष्ट क्रूर शासक बख्तियार खिलजी, ये कई विश्वविद्यालयों जैसे विक्रमशिला, नालंदा, ये सब को नष्ट किया था। तो उसी में एक ये भी था, उसको भी नष्ट किया था। ये जो है बिहार शरीफ में स्थित है, आपको पता है। विक्रमशिला देखिए, एक और विद्यालय है विक्रमशिला कहाँ पे? भागलपुर में है, भागलपुर में है। एगो नालंदा यूनिवर्सिटी, ये नालंदा में स्थित है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना देख लीजिए, इसकी जो स्थापना है गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने किया था। उसके बाद देखिए उदंतपुरी और विक्रमशिला, ये जो विश्वविद्यालय है इसके स्थापना पाल शासक कौन किए थे? पाल शासक जो है, देखिए उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों की स्थापना पाल शासक ने किया था। कब किया था? और नालंदा ये सब 13वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। तो आप लोग को ये सब फैक्ट ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है? देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह। देखिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा सोल्यूशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है, आप लोग को बताना है इसकी स्थापना कब हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, प्रथम युद्ध जो समाप्त हुआ उसके बाद इसकी स्थापना की गई।
उसके बाद आप लोग को बताना नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया। किसके स्थान पे किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। तो आप लोग एक और क्वेश्चन बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च कब 1950 में। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री। अभी जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके अध्यक्षता में हुआ था। तो ये लोग, ये सब हम लोग फैक्ट देखते चलेंगे। उसके आगे देखते हैं हम लोग, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। लेकिन इसका स्थापना जो हुआ था स्टार्टिंग में, वो इसी का एक शहर है, राज्य समझिए, एक राज्य, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई था, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये लोग ये सब फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी जाएगी, सलूशन कराएंगे तो आपको पता है। 49 देखिए, लिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? देखिए सबसे पहले जो जोड़ा गया था वो गोदावरी और कृष्णा को। कब जोड़ा गया था? किसको? गोदावरी और कृष्णा को। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, देख लीजिए इसमें एक और छूट गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। ये लोग देखिए हम ध्यान नहीं दिए थे। और इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को स्थापना किया गया था। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, मतलब इसका जो मेन लीड करता है प्रधानमंत्री करता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये 49 नंबर हम लोग देखते हैं। आगे 49 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, गोदावरी कृष्णा है, आपको बताया ही है। 49 के आंसर हो जाएगा गोदावरी कृष्णा। सबसे पहले जो यही नदियाँ को जोड़ा गया था, गोदावरी और कृष्णा को, मतलब दोनों का मुहाना को। और ये कब किया गया था? तो सितंबर 2015 में। ध्यान रखिएगा, सितंबर 2015 में। थोड़ा सा करेंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक टाइप का। 50 देखिएगा, बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH की लंबाई जिला है। मतलब सबसे ज़्यादा जो NH का जो लंबाई है वो किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तब आप लोग देखिए इसका कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। तो आप लोग पहले ये भी देख लीजिए कि पटना में लंबाई इसका है कितना, ये भी देख लेना है। तो पटना में सर्वाधिक लंबाई NH का जो है कितना है? तो 395 किलोमीटर। उसके बाद मुजफ्फरपुर का देखते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर का जो है लगभग 229 किलोमीटर है। उसके बाद मधुबनी का देख लेते हैं, इसका लगभग 208 किलोमीटर है। तो ये सब फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिए। अब हम लोग के आ गया साइंस। यहाँ से देखते हैं एकामन। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो देखिए सबसे हल्की में जो है हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणविक भार होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है। और यह पता है वायु से, एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये वायु से यानी हवा से 14 गुना ये हल्का होता है। मतलब इससे, मतलब घना, मतलब उससे 14 गुना कम घना होता है हवा से। मतलब समझ लीजिए कि हवा से भी 14 गुना कम घना है। मतलब इससे 14 गुना ज़्यादा हवा घना है, इसलिए इतना हल्की गैस है। और इसके बाद बोलेगा कि इससे ज़्यादा, इसके बाद कौन हल्की है? तो इसके बाद है उस जगह हीलियम गैस। इसके बाद हीलियम गैस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रवलन किरण पुंज गुजरा जाए तो प्रकाश छितरा, मतलब क्या होता है? छितरा जाता है, उसी रूप में पार कर जाता है, अवशोषित हो जाता है, परिवर्तित। देखिए कोलाइडी टाइप का, जिसे आप ऐसे समझिए कि आटा जब सानते हैं तो उसमें थोड़ा सा जब पतरा पानी चिपचिपा टाइप का रहता है, वो कोलाइडी टाइप का। तो मतलब कि उसी से मतलब कि छितरा जाएगा। उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं कि उससे जब टकराएगा पतरा टाइप से, तो क्या होता है ना कि जैसे इसमें इफेक्ट डालिएगा, यहाँ हमारे सूर्य है, यहाँ पे पड़ा तो ये इधर उधर छितरा जाता है, ऐसे छितरा जाएगा।
छितरा जाने को ही विकर्णित, इसको मतलब कि किताबी भाषा में विकर्णित भी कहा जाता है, विकर्णित हो जाता है। तो आप लोग ये समझिए इसका इफेक्ट था। आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अधिक जैविक क्षति किससे होती है, मतलब माल जाल का नुकसान। तो देखिए अधिक जैविक जो क्षति होती है सबसे अधिक किसके होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गामा किरणें के। किससे? गामा किरणें का। देखिए अब ये किस प्रकार होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा कर देते हैं। देखिए गामा किरण की जो आवृत्ति है एवं ऊर्जा एकदम अधिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता होगा गामा जो किरण है इसकी आवृत्ति मतलब हर्ट, इसकी जो आवृत्ति है और इसकी ऊर्जा अधिक होता है। और यह आयनाइजेशन विकिरण मतलब आयनाइजेशन विकिरण उत्पन्न करता है। आयनाइजेशन, यह आयनाइजेशन विकिरण भी उत्पन्न करता है, बुझिए ना। इस कारण जो है ये बहुत ज़्यादा, इससे माल जाल का नुकसान होता है। किससे? गामा से, गामा किरणें से। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसका जो आवृत्ति होता है बहुत खतरनाक होता है, ऊर्जा भी बहुत तेज़ी से निकालता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 देखते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा अधिक जो है गामा किरण से होता है। आगे देखते हैं 54 नंबर। 54 क्या कहता है देख लीजिए आप लोग। 54 कहता है संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल। सघन से विरल, सघन मतलब जान लीजिए ज़्यादा, मतलब कि डेंस। विरल मतलब हल्का, मतलब हवा। जिसे में देख लीजिए ऐसे है, मान लीजिए इससे पानी है और इस सघन से आ रहा है, यहाँ पे गया और यहाँ से वापस आ गया, मतलब पूरा अंदर जा कर के वापस आ गया। इस क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ मोटा मोटी ऐसे समझिए। माध्यम से जाने पर प्रकाश क्या होगा, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। पूर्ण का मतलब पूरा, आंतरिक मतलब अंदर, मतलब कि जिससे ये पानी है इसके पूरे अंदर जा करके अब बाहर निकल जाएगा, मतलब पूर्ण आंतरिक मतलब पूरी तरह अंदर जाके अब परिवर्तन मतलब बाहर फेंक देना, मतलब बाहर निकल गया। तो ऐसे समझ लीजिए सघन और विरल, डेंस देख लीजिए ऐसे हुआ। ये सघन माध्यम है, माजा की मतलब कि आकाश है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है मतलब कि हवा में, और यहाँ पे माजा पानी में, विरल में सघन में गया तो यहाँ से किरण आया और ये नीचे जाकर के ऊपर वापस चला आया, मतलब ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मतलब अंदर से जाकर के बाहर निकल गया, इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखते हैं हम लोग 55। ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयुक्त किया जाता है। देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा मतलब उसका उत्तर उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो हम लोग जो है प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए ये 55 का जो है हो जाएगा ऑप्शन 4 सही। तो इसका थोड़ा सलूशन देख लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये काफ़ी छोटा बनता है, और जिस कारण देखिए काफ़ी छोटा बनेगा, आपको पता है कि छोटा बनाएंगे तो दूर का जो वस्तु होता है उसको अपने में कैप्चर करके पूरी तरह कवर कर लेता है। यही कारण है कि इसका उपयोग ज़्यादा होता है, बहुत दूर से कैप्चर करता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। तो देखिए जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, कहता है लिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो देखिए सबसे कम तरंग दैर्घ्य उसमें होगा जिसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो अब पूछ रहा है कि इस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा। तो 56 का देख लीजिए, 56 का आंसर जो है 56 का आंसर 3 सही हो जाएगा। गामा किरण है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं हम लोग 57 का था दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत के पीछे का सिद्धांत है, मतलब जो दृष्टि है इसके जो अस्थायी मतलब स्थापना एक तरह समझिए का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो इसका हो जाएगा सिनेमा से जो है दृष्टि के पीछे का सिद्धांत दिया जाता है।
जिसे प्रोजेक्टर टीवी में आप लोग देखते होंगे। प्रोजेक्टर टीवी में इस तरह से दिखाया जाता है। थोड़ा सा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन है। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन है? तो देखिए, स्वाभाविक यानी प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक में हो जाएगा यूरेनियम। प्राकृतिक में जो है यूरेनियम हो जाएगा। इसका देख लीजिए, इसका आणविक संख्या होता है 92, मतलब परमाणु संख्या। भार इसका होता है 229.0289। और देखिए, ये प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे भारी धातु है, सबसे भारी है यूरेनियम। आगे देखते हैं हम लोग 59, तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु। देखिए, तरल अवस्था में जो है ब्रोमीन पाया जाता है। एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है हैलोजन समूह के अंतर्गत में आता है, और आपको पता है कि यह तरल अवस्था में पाया जाता है। ये मात्र एक धातु है। 60 देखिए, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतर को क्या कहते हैं? वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतर को क्या कहा जाता है? तो 60 देखिए, 60 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 60 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अवशोषण। इसको क्या कहते हैं? अवशोषण। आप लोग समझिए, लिखित में से अवशोषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा इसको। 61 देखिए, लिखित में किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम होती है? मतलब कि भेदन क्षमता मतलब किसी को पार कर जाना, छेद करके, उसकी क्षमता सबसे कम किसकी होती है? तो देखिए, इसके लिए आप लोग पहले समझिए, आर पार मतलब कण के जो माध्यम से जो आर पार हो जाता है, इसको रेडियोधर्मिता क्षमता कहलाता है, और इसकी भेदन क्षमता कहलाता है। जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा भेदन क्षमता, मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है उसका भेदन क्षमता कम होता है। तो समझ लीजिए कि इससे कोई बड़ा वस्तु है, आप छोटा चीज़ में भेजिएगा तो जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इस तरह समझिए। तो इसका भेदन क्षमता कम होगा, और जो जितना छोटा रहेगा उसका भेदन क्षमता ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह हम सब समझिए कि आकार के दृष्टि से अल्फ़ा सबसे बड़ा है, तो इसका भेदन क्षमता कम होगा। अल्फ़ा सबसे बड़ा है तो ये होगा नहीं, 1 नंबर। आगे देखते हैं, जबकि बीटा जो है सबसे छोटा है। बीटा सबसे छोटा है, लेकिन गामा के जो है, जो गामा के है उसका कोई मतलब कि इसका द्रव्यमान होता ही नहीं है, मतलब कोई भार नहीं होता है, तो इसका दम नगण्य होता था। जान लीजिए कि गामा किरणें बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इसके में कोई भार ही नहीं है, तो आसानी से किसी को छेद करके पार कर जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गामा। चूँकि क्यों होगा आपको बता दिए, गामा क्यों होगा जो, क्योंकि इसमें इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, नहीं इसका कोई साइज है, तो इसका गामा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आगे देखिए, गामा इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 62 देखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी चल जाएगी। हेक्सामिथाइलिन, डाइमिन और एडिपिडिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देख रहे थे, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। नहीं होगा तो हम इसका बाद में बता देंगे का क्वेश्चन, आप भी जवाब दीजिए। 63 का कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन चुनिए। उसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, तो एकदम सही है 63 का। आगे देखिए, वे जल में घुलनशील नहीं है, ये बात सही है। वे सहज ज्वलनशील नहीं है, देखिए एक गलत बात है, ये सहज ज्वलनशील नहीं है। उसमें मुख्य हाइड्रोजन और उसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है, ये बात सही है। तो अब इसका थोड़ा डिटेल समझिए। 63 का कहता है कार्बन की उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में कार्बन अवेलेबल रहेगा वही आप दहन कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो आपको पता है कि जलाना मुश्किल होगा, भी नहीं ऑक्सीजन मिलेगा तो जलेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन का रहना ज़रूरी है जलने के लिए। देखिए, कार्बनिक यौगिक किसी से बना है तो ये भी समझिए। तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और एक फास्फोरस, ये तीनों से मिलकर बना है। तो डी नंबर ये तो सही है। तो इसका सहज ज्वलनशील होता है, सहज ज्वलनशील नहीं, ये गलत है। आगे हम लोग देखते हैं 64, मात्र 5-10 क्वेश्चन बच रहा, देख लीजिए। 5% जल वाले एथानॉल को कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। 5% जल वाले को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं इसको, कि अनवरत आसवन के माध्यम से
शुद्ध किए गए एल्कोहल को परिशोधित अल्कोहल कहा जाता है। देखिए इसमें जो है 95% होता है एल्कोहल और 5% होता है पानी। आप समझ रहे होंगे इसको। इसके आगे हम लोग देखते हैं 65 कहता पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द हैं। मतलब समझिए 3P मतलब 3 गो पी। तो इसका होता है फुल, इसको मतलब डिटेल में समझ, पॉपुलेशन और पॉवर्टी और पॉल्यूशन, ये तीनों होता है। 3P का मतलब होता है पर्यावरण में, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉवर्टी माने गरीबी, और पॉल्यूशन मतलब गंदगी फैलाना। 66 देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा अपघटक बैक्टीरिया। ये जो अपघटक है बैक्टीरिया, मतलब अपघटक अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, आपको पता होता है, जो कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। जो किससे बना होता है? कार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ कब जो ये पाचन करके अब पुनर्चक्रण करता है, तब ये वातावरण में छोड़ देता है, तो उससे जीवाणु बन जाता है। जीवाणु जिसमें हो गया कवक, कीट इत्यादि बन जाता है, उसी को ये कहते हैं। तो इसलिए जोड़ा अपघटक से बैक्टीरिया बनता है, सही हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं 67 संकटग्रस्त प्रजाति को किस रंग की डेटा बुक में रखा जाता है। देखिए जो संकटग्रस्त होता है, जो खतरे के निशान मतलब विलुप्त होता है, उसको रेड लिस्ट में रखते हैं। 68 देखते हैं लिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक। देखिए कुचालक वह होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। कुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आप लोग को पता भी होगा कि कुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो एक कांच हो जाएगा। कांच से जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं हम लोग। 69 में कहता है लिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है। और देखिए हर एक पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, आपको पता होगा। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, ये प्रकाश संश्लेषण इसके लिए महत्वपूर्ण है, नहीं तो इसको जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 70 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है। देखिए जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्वेश्चन नंबर 70 का देखिए ये 4 हो जाएगा, 2010 है। आपको बताना है कि 1996, 99, 2006 में क्या था। आपको देखिए कुछ हम बता देते हैं। देखिए बाघ वर्ष भारत में बाघ वर्ष ये 2010 में आया था। 2010 में बाघ वर्ष। और देखिए 2006 में क्या आया था। 2000 में आया था अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल आया था 2006 में। और आगे हम लोग देखते हैं 1999 में क्या आया था। तो शांति सम्मेलन जो है आपको 1999 में आया था। 1999 में शांति सम्मेलन, समझ रहे होंगे, शांति सम्मेलन देख लीजिए। आगे देखिए 71 कहता है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। देखिए 71 देखिए ये जो है ऊन में पाया जाता है। अल्फा केराटिन जो है इसे बनता किसे, ये समझिए पहले। अल्फा केराटिन एक रेशम युक्त प्रोटीन है जिसमें अल्फा हेरेलिस की मात्रा अधिक होती है, और यह बाल, नाखून, खूर मतलब गाय वाला खूर, सींग इत्यादि में पाया जाता है। ये आप पचा नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। 72 देखते हैं क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच घटता है। देखिए ये जो है मान लीजिए क्षुद्र ग्रह की पेटी है, और इधर बृहस्पति और इधर मंगल रहता है। मंगल के नीचे यहाँ पे पृथ्वी रहेगा, यहाँ पे शुक्र, और यहाँ पे सबसे सूर्य मान लीजिए कि सूर्य है, और सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध। और ये है क्षुद्र ग्रह का पेटी है, बृहस्पति और ये मंगल, ये दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह रहता है। इसके आगे देखिए शनि रहता है, अरुण और वरुण। तो ये लोग, ये सब आप समझिए ध्यान से थोड़ा। 72 देखिए हो गया। 73 देख लेते हैं। 72 का देख लीजिए, ये हो गया मंगल बृहस्पति। 73 देखिए सूर्य का पृष्ठीय तापमान मतलब उसके जो कोर में होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 6000 डिग्री होता है।
और इसका व्यास जो है आप लोग ध्यान रखिएगा पृथ्वी से 100 गुना बड़ा होता है। कितना गुना? 100 गुना बड़ा होता है। और इसके आयतन जो है लगभग 1 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिए। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और बच रहा है। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। दूरदर्शन चैनल की क्या विशिष्टता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 जो है इसका हो जाएगा प्रेषित संकेत की आवृत्ति। देखिए थोड़ा स्टैटिक टाइप का है। सुदर्शन चैनल की विशिष्टता होता है प्रेषित संकेत की प्रवृत्ति। देखिए इसमें जो है भौतिक रूप से चैनल पर दिखाया जाता है, आप लोग समझ रहे होंगे। ये थोड़ा स्टैटिक टाइप का है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 75 ये सब क्वेश्चन याद रखिए, ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है। 75 देख लीजिए। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा डिस्क प्रचलन तंत्र कमांड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। 75 का जो है 4 फॉर्मेट हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 75। तो देखिए हम लोग